हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग सी टेट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, जो हमारे पेट में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। तो ऐसा कौन सा रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है और हमारे पाचन के लिए आवश्यक है? और जब एक्स अत्यधिक स्रावित होता है तो अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। तो एक्स एक ऐसा ही रसायन है जिसे हम लोग बोलते हैं HCl, ठीक है, जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। और अगर HCl ज्यादा स्रावित हो जाए तो पेट में दर्द और जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ठीक है, तो एक्स हमारा क्या होगा? HCl होगा। आगे देखते हैं, वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स क्या है और वाई क्या है? तो एक्स तो हम जान गए, मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, HCl होगा, जो कि पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये अगर अधिक स्रावित हो जाए तो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। और अगर ऐसी उपस्थिति में जब HCl ज्यादा स्रावित हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि ऐसी स्थिति में, तो वाई हमारा क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, जो कि ऐसी स्थिति में उपचार के लिए काम आता है। ये आपको कोई भी मेडिकल दुकान में मिल जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। तो इसमें जो वाई एक्स होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और वाई होगा वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। तो हमारा आंसर 3 सही है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है? तो दही बनने में बैक्टीरिया का उपयोग होता है, ठीक है। गन्ने के रस के किण्वन में बैक्टीरिया का उपयोग होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बैक्टीरिया का उपयोग होता है। लेकिन बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी पकने में हम ईस्ट का यूज करते हैं, ना कि बैक्टीरिया का। यहाँ पे ईस्ट का यूज होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पे अन्य से भिन्न है वो संरक्षण है। संरक्षण का मतलब होता है जब कोई भी विलुप्त प्रजाति होती है तो उसे हम कैसे बचाएं, उसके संरक्षण करें। तो यहाँ पे आप जैसे फोटो देख सकते हैं, ये कोई विलुप्त प्रजाति है और इसे हम कैसे बचाएं, तो ये संरक्षण है, कंजर्वेशन है। तो ये तीनों में से अलग है। अब देखते हैं हम वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन। ये क्या है? वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों की कटाई, ठीक है। इरोजन, जब मिट्टी का ऊपरी परत जब पानी की वजह से या किसी भी और वजह से वो निकल जाता है तो उसे हम इरोजन बोलते हैं, अपरक्षण बोलते हैं। और मरुस्थलीकरण डेजर्टिफिकेशन होता है जब मिट्टी की फर्टिलाइज क्वालिटी है, जो कि उपजाऊ वाली जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाए, मिट्टी जब बंजर बन जाए तो उसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, ये सही है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, ये भी सही है। और क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये एक भौतिक चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इसलिए इसका आंसर ये गलत है। और ये गलत इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे इम्प्योर सॉलिड है, तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे तो इम्प्योर सॉलिड जो रहता है वो नीचे बैठ जाता है और ये पानी ऊपर हो जाता है, ठीक है। आप हम इसे गर्म करके भी अलग कर सकते हैं, इसे छान सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे फिल्टर करते हैं तो भी हम इसे जो क्रिस्टल होता है उसे अलग कर सकते हैं और जो लिक्विड होता है उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड क्रिस्टल, ओके। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, ओके। तो ये एक भौतिक चेंज है, इसमें कोई भी रसायन या कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होता है, ये एक फिजिकल चेंज है, भौतिक चेंज है। अब देखते हैं हम कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित करें। असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले आपको छोटा रखना है, उसके बाद बड़ा बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा।
तो जो क्ले होता है, जो मृतिका होती है, वो होती है चिकनी मिट्टी। तो ये सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ा होगा मेरा चट्टान। तो मेरा 2 सही आंसर है। ठीक है, आपको सबको नहीं देखना, आपको सिर्फ सबसे छोटा और सबसे बड़ा देखना है। ठीक है, तो सबसे छोटा मेरा क्या है, मृतिका है, सबसे बड़ा क्या है, चट्टान है। तो मेरा 2 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम, मछली के क्लोम गिल का कार्य होता है। तो मछली के क्लोम का गिल का कार्य होता है कि जल में जो उपस्थित विलय ऑक्सीजन रहते हैं, जो घुलनशील ऑक्सीजन रहते हैं, उसे ये अवशोषित करता है, जो मछली का जो क्लोम होता है। तो इसका जो 3 आंसर है वो सही है। अब देखते हैं, यदि संयोजक तार नहीं है, तार जो वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो हम उस चीज का उपयोग करेंगे जो कि विद्युत का चालक हो। ठीक है, लेकिन जो कागज की पट्टी विद्युत का कुचालक है। ठीक है, ये रबड़ की पट्टी भी चालक नहीं है, लकड़ी की छड़ भी चालक नहीं है, लेकिन जो ब्लेड है वो लकड़ी का चालक है। तो ये मेरा जो 4 होगा वो मेरा सही आंसर होगा। तो जो मेरा ब्लेड होगा, हम ब्लेड का यूज करके हम जो वो परिपथ है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, ब्लेड का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसका दर्पण से दूरी 5 मीटर है। ठीक है, पहले उसका दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। तो पहले उसका दूरी था 5 मीटर, लेकिन वो 1 मीटर आ गई, तो अब उसका दूरी कितना है, 4 मीटर है। किससे, दर्पण से। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी है 4 मीटर। और समतल दर्पण में बोलता है कि जितनी दूरी आपका ऑब्जेक्ट हो उतने ही दूर में आपका प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से यहां तक का दूरी भी 4 मीटर होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का टोटल दूरी यहां पे पूछा है। अब उसकी और दर्पण के बीच की प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो ये 4 मीटर और ये 4 मीटर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर होगी। तो ये मेरा 3 आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा कि कोई लोलक जो पेंडुलम है वो 3 सेकेंड में 30 बार डोलती है। 30 बार दोलन करता है, मतलब इसका जो ऑसिलेशन है ये अगर यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ जाता है और फिर यहाँ आता है, तो उसे हम एक ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये जब यहाँ से जाके यहाँ से फिर आ जाएगा तो उसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। और ये 30 बार ऐसा ऑसिलेट करता है 3 सेकेंड में। ठीक है, तो 30 ऑसिलेशन ये पूरा करता है कितना, 3 सेकेंड में। तो 1 ऑसिलेशन पूरा करने में सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि 30 ऑसिलेशन पूरा करता है ये कितना, 3 सेकेंड में। 30 ऑसिलेशन पूरा करता है 30 सेकेंड में। तो 1 ऑसिलेशन पूरा करने में इसको लगेगा 3/30 सेकेंड, दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि एक ऑसिलेशन, यानी कि एक बार यहां से यहां आने में उसको 0.1 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड यानी कि 1 टाइम पीरियड। इसको अगर ये एक बार यहां से यहां आता है तो उसको 1 टाइम पीरियड बोलते हैं। जितना समय लेता है एक ऑसिलेशन में उसे हम 1 टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 0.1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 0.1 सेकेंड, क्योंकि 0.1 सेकेंड में ये एक ऑसिलेशन पूरा करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1/t। तो t मेरा क्या है, 0.1 सेकेंड है। तो 0.1 सेकेंड यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, तो मेरा 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 10 हर्ट्ज आएगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 0.1 सेकेंड है। यहाँ पे देखिए 0.1 सेकेंड है और जिसका फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है। ठीक है, आप समझ गए कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लेगा उसको हम 1 टाइम पीरियड कहते हैं और फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। ठीक है, आप ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम गलत कथन पहचानिए। ठीक है
यहाँ पे मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी वो होता है जो 1 सेकेंड में कितनी बार वो डोलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कथन को पहचानिए। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि के लिए किया जाता है। नहीं, ये घर्षण को वृद्धि नहीं करता, ये घर्षण को कम करता है। जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। यहाँ पे देखिए जो बॉल बेयरिंग है वो ये बीच में, इसके और इसके बीच में ये बॉल बेयरिंग लगाई गई है, क्योंकि इसके बीच जो घर्षण हो वो कम हो और ये ज़्यादा चले, इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जब घर्षण कम होगा। तो ये मेरा पहला गलत है। ठीक है, और ये गलत है, इसलिए इसी का आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत को पहचानने के लिए कहा गया। अब देखिए यहाँ पे ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब ये गोल है, ठीक है, तो ये रोल करता है। ठीक है, तो ये रोल करता है तो इसका जो फ्रिक्शन होगा ये कम होगा, और जो स्लाइडिंग है, जो प्लेन है, उसका जो घर्षण होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो आप देखिए यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। हाँ, ये सही है। जो जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट को अपने में लेता है, कॉपर को अलग कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब आप कॉपर से जिंक सल्फेट का आप ये करवाइएगा तो नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जिंक यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है। किससे? कॉपर से। ठीक है, तो मेरा जो बी है वो मेरा बी सही है। अब देखते हैं हम निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो रेंज होता है, जो प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है, जो रेंज होता है, वो डॉक्टरी थर्मामीटर यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे कितना है, 110 सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये 110 डिग्री सेल्सियस तक है इसका रेंज है। ठीक है, और यहाँ पे मात्र 40-42 तक है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो प्रयोगशाला, जो लेबोरेटरी वाली जो थर्मामीटर होती है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है, वो 110 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। लेकिन जो क्लिनिक में हम यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, उसकी मात्र 40 डिग्री सेल्सियस तक उसकी रेंज रहती है, उसकी परिसर रहती है। अब देखिए गलत कथन पहचानिए। तो इसमें जो गलत कथन है वो सी है, क्योंकि बायोगैस का जो कैलोरी मान होता है, उसमें मान होता है वो एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। ये गलत है। यहाँ की एलपीजी और कैलोरी मान क्या होता है? कैलोरी मान मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1 kg एलपीजी जलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जलाते हैं, तो उसमें आपको 50,000 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको 1 kg में जितना किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होता है उसको आप ऊष्मीय मान बोलेंगे। और अगर आप 1 kg बायोगैस जलाते हैं, ठीक है, बायोगैस जलाते हैं, बायोगैस में मेनली आपका मीथेन होता है, CH4 जिसे हम बोलते हैं, तो इसका ऊष्मीय मान होता है 35,000 से 40,000। ठीक है, 35,000 से 40,000 किलो जूल होता है। ठीक है, तो किसका ऊष्मीय मान ज़्यादा है? इसका एलपीजी का जो ऊष्मीय मान है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बायोगैस का ऊष्मीय मान ज़्यादा है, तो ये सी गलत है और सी गलत है, इसलिए सी का आंसर सी होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। 1 kg में जितना ऊष्मा हमको मिलेगा उसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब के सामने नीचे लिखे गए कौन सा कथन सत्य है। तो आप देखिए जो समतल दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर होता है, उसका जो इमेज होता है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है, वो रियल नहीं होता है, वो वास्तविक नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है, वो काल्पनिक होता है। ठीक है, तो जो मेरा बी है वो गलत है। आप देखिए यहाँ पे बी है तो ये गलत होगा, यहाँ पे बी है गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत है, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी नहीं है। तो ये मेरा ACD क्या है? सही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी चुन के तुरंत आंसर अपना निकाल सकते हैं। अब देखिए नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए।
तो ऐसा कौन सा जंतु है, आप देखिए जिसका लंबा रीढ़ का हड्डी रहता है, सबसे लंबा बैकबोन रहता है। तो आप देखिए जो सांप रहता है, स्नेक रहता है, उसकी बहुत ही लंबी मेरुदंड रहती है, रीढ़ की हड्डी रहती है, बहुत सारी मांसपेशियां रहती है और वो आगे ढकेल के अनेक शरीर के बलों से मुड़ता है। ठीक है, तो ये कौन है, सर्प है, स्नेक है। ठीक है, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है, ये सभी धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है, ये कथन सही नहीं है। सभी धमनियां ऐसी नहीं होती हैं। जो धमनियां ऑक्सीजन ले जाती है हार्ट तक, उसे हम धमनी कहते हैं, और जो वहां से निकलती है हार्ट से, जो हृदय से निकलती है, उसे हम धमनी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मिलानों को क्रम को निरूपित करता है। ठीक है, तो ऐसा एसिटिक एसिड है, जो लैक्टिक एसिड है वो हमारा दही से बनता है। ठीक है, जो एसिटिक एसिड है वो सिरका से होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी लैक्टिक एसिड है वो दूध से बनता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जहाँ भी होगा वो दही भी होगा। तो ये जो मेरा 3 है वो सही आंसर है, क्योंकि 3 का 1 होगा और ये होगा। आप अगर 1 या 2 भी जानते हैं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा सेशन। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, मेरा क्लास अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।